आज एक बहुत ही संवेदनशील और बड़ी खबर की चर्चा करने वाले हैं जो हालिया रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस में दाखिल हुई है और उसमें कहा गया है कि मई में भारत पाकिस्तान के 4 दिनों के संघर्ष में पाकिस्तान को कुछ टैक्टिकल गेन्स मिले और चीन ने इस पूरे घटनाक्रम का फायदा उठाकर अपनी मिलिट्री क्षमताओं का प्रमोशन किया। सबसे पहले बात रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यानी यूएससीसी की है और कुल मिलाकर ये एक बड़ा दस्तावेज है जिसमें साउथ एंड सेंट्रल एशिया पर चीन के बढ़ते स्ट्रेटेजिक प्रभाव का एनालिसिस भी है। रिपोर्ट के कुछ पन्नों खासकर 108, 109 को लेकर जो हेडलाइंस बनी उनमें 3 मुख्य बातें उठाई जा रही हैं। 1, मई के 4 दिन के संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले कुछ टैक्टिकल फायदा उठाया। 2, चीन ने इस मौके पर प्रोपेगेंडा और फेक मीडिया कंटेंट का इस्तेमाल करके अपने J-35 तथा अन्य सिस्टम्स का प्रचार किया। और 3, कुछ मॉडर्न चाइनीज वेपन सिस्टम्स असल ऑपरेशंस में दिखाई दिए जिससे उनकी कॉम्बैट क्रेडिबिलिटी पर ग्लोबल अटेंशन गया। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान का डिफेंस इन्वेंट्री भारी हद तक चीन पर निर्भर है। 2019 से 23 के बीच पाकिस्तान का करीब 82% डिफेंस इंपोर्ट्स चाइना से आया। रिपोर्ट का जोर यह बताने पर है कि मई की झड़प में PL-15 मिसाइल्स, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स और J-10 क्लास के एयरक्राफ्ट जैसी चीनी चीजों ने वास्तविक कॉम्बैट एनवायरनमेंट में प्रयोग किया गया और यही चीनी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक शोकेस बन गया। रिपोर्ट की भाषा में तो यह भी है कि चाइना ने इस माहौल का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने हथियारों की सेल और रीजनल इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ा सके। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज रिपोर्ट में है फेक सोशल मीडिया कैंपेन्स और AI जनरेटेड इमेजेस का इस्तेमाल। रिपोर्ट का आरोप है कि चाइना ने सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी अकाउंट्स और गेम जनित इमेजेस का सहारा लेकर राफेल जैसे फ्रेंच जेट्स की रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश की। यानी जो चीनी J-35 है उसे प्रमोट करने के मकसद से राफेल की क्रेडिबिलिटी को कम किया गया। कई जगहों पर यह दावा दिखता है कि कुछ इमेजेस जो डाउन्ड इंडियन जेट्स बताकर फैलाई गई थी वो वीडियो गेम या AI सोर्सेज से ली गई थी, ना कि असली कॉम्बैट रैकेट से। ये इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है। वास्तविक युद्ध के साथ साथ नैरेटिव वॉर भी लगातार चल रहा है। रिपोर्ट में एक और लाइन है जो सेंसिटिव है। कुछ जगहों पर कहा गया कि चाइना ने पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दिए, यानी रियल टाइम इंटेलिजेंस फीड्स के जरिए पाकिस्तान को इंडियन टारगेट्स के बारे में मदद मिली। ये क्लेम बहुत बड़ा है और अगर सच साबित हुआ तो ये रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए अलार्मिंग है। हालांकि रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इसे प्रॉक्सी वॉर कहकर चीन की भूमिका जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, पर साथ ही ये कहा गया कि चाइना ने इस माहौल का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने हथियारों की सेल और रीजनल इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ा सके। अब बात इंडिया की डोमेस्टिक रिएक्शन की। रिपोर्ट के पब्लिक होते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई। विपक्षी राजनीतिक दलों ने इसे केंद्र सरकार की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के लिए बड़ा झटका बताया। कुछ नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर फॉर्मल ऑब्जेक्शन दर्ज करेंगे। वहीं रूलिंग साइड ने परोक्ष रूप से विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि ऐसे नैरेटिव्स भारत के अंदर जिन्हें ये चीजें बढ़ा चढ़ाकर फैलाते रहे उनका क्या रोल रहा, यानी पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी तेज हो गई। अब हम इसे थोड़ी डेप्थ में समझें। क्या ये रिपोर्ट इंडिया के लिए सिर्फ एम्बैरेसमेंट है या स्ट्रेटेजिक वेकअप कॉल भी? मेरी बात में कुछ की इंप्लीकेशंस हैं। थ्रेट परसेप्शन का बदलाव। अब थ्रेट सिर्फ बॉर्डर पर सीमित नहीं रहा। अगर किसी तीसरे देश की वेपन सिस्टम्स और इंटेलिजेंस का प्रयोग भारत पाकिस्तान क्लैशेस में हुआ तो थ्रेट लैंडस्केप मल्टी डायमेंशनल हो गया। ये बताना आसान है कि अब इंडिया को सिर्फ कन्वेंशनल डिफेंस नहीं बल्कि इंटेलिजेंस रेजिलियंस, साइबर विजिलेंस और डिप्लोमेटिक आउटरीच भी तेज करनी होगी। इंफॉर्मेशन वॉर का असली चेहरा AI जनरेटेड इमेजेस, फेक अकाउंट्स और टारगेटेड प्रोपेगेंडा आज सीधे बैटलफील्ड से कम असर नहीं डालते हैं। एक फेक इमेज अगर वायरल हो गई तो ग्लोबल परसेप्शन बदल सकती है और डिफेंस डील्स, रीजनल ट्रस्ट, मार्केट कॉन्फिडेंस सब पर असर पड़ सकता है। इसलिए इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस, रैपिड रिबटल मैकेनिज्म्स और डिजिटल फोरेंसिक्स को और मजबूत करना होगा। रिपोर्ट ये बिंदु भी इनडायरेक्टली दिखाती है कि बड़े टेक वेंडर्स पर डिपेंडेंस का जियोपॉलिटिकल कॉस्ट होता है। अगर किसी कंट्री के सिस्टम्स पर डिपेंडेंस बढ़ती है तो लेवरेज भी बढ़ता है। इसलिए मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर डिफेंस पुश की लॉजिक और भी मजबूत होती है ताकि सप्लाई चेन्स और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहे। रिपोर्ट में यह भी डिस्कशन है कि इंडिया ने हाई लेवल टॉक्स और SCO जैसे मल्टीलैटरल मीटिंग्स के जरिए टेंशंस रिड्यूस करने की कोशिश की, पर अगर थर्ड पार्टीज जैसे कि चीन रीजनल ऑपरेशंस में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहें तो इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक कैनवस और पार्टनर्स जैसे गल्फ, एशियान, वेस्ट एशिया, यूरोप के साथ कोऑर्डिनेशन और बढ़ाना होगा। ग्रीस, साइप्रस, आर्मीनिया जैसे मिनी अलायंसेस का जिक्र रिपोर्ट में भी आया है। मतलब इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक टूल किट को डाइवर्सिफाई करना होगा। अब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जिनको हम ध्यान से देखना चाहिए। रिपोर्ट ने 22 अप्रैल को जो हुआ पहलगाम में जो हमला हुआ उसे रेबल्स या इंसर्जेंट अटैक के रूप में भी
मेंशन किया है जो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, पर लेबलिंग में डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी रहती है। कोई भी ऑफिशियल लेबल जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव हो सकता है। रिपोर्ट ने यह निकाला कि पाकिस्तान ने कुछ स्पेसिफिक चीनी सिस्टम्स का इस्तेमाल किया। ये टेक्निकल क्लेम है और इसे वैलिडेट करने के लिए ओपन फोरेंसिक प्रूफ्स की जरूरत है। आम धारणा से अलग टेक्निकल वैलिडेशन जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना ने कुछ कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स में अपने डिफेंस सेल्स को बूस्ट किया और राफेल सेल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने का प्रयास भी किया। यह कमर्शियल स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट को दर्शाता है। यहां पर एक बात साफ करनी जरूरी है कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिपोर्ट्स अक्सर कॉम्प्लेक्स और पार्शियली वेरीफाइड डेटा पर बेस्ड होती हैं। किसी भी बड़े क्लेम को हम बिना फोरेंसिक एविडेंस के इमीडिएट ट्रूथ नहीं मान सकते, पर डिप्लोमेसी और पॉइंटलेस क्लेम से प्रभावित जरूर होती हैं। इसलिए इंडिया को कामली एविडेंस बेस्ड और मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तेज रिएक्शनाइजेशन से बचते हुए। अब प्रैक्टिकल सजेशंस और नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ आते हैं जो भारत सोच सकता है। फॉरेंसिक ट्रांसपेरेंसी, अगर भारत के पास स्पेसिफिक एविडेंस है कि किस तरह के वेपन्स यूज हुए, किस तरह के इनपुट्स दिए गए, तो डिसिप्लिन मल्टी लेयर्ड फॉरेंसिक डॉसियर्स तैयार करके इंटरनेशनल फोरम्स में, यूएन हो या रेलेवेंट डिफेंस पार्टनर्स हो, अलाइड कैपिटल्स में प्रेजेंट किया जा सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक काउंटर मेजर होगा।